नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए जीके के टॉप 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो यदि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसके अलावा यदि आप यूपी टेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी और अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और हाँ, अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है तो हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी भारत। तो जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? हमारा पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, हमारा ऑप्शन बी है खरोष्ठी, हमारा ऑप्शन सी है ग्रीक या फिर ऑप्शन डी अरमाइक। जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आसान सा सवाल है हमारे लिए। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, किस पर खर्च होता है? पहला ऑप्शन है खाद्यान्नों के आयात पर, ऑप्शन बी लौह इस्पात के आयात पर, ऑप्शन सी पेट्रोलियम के आयात पर या फिर ऑप्शन डी तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी पेट्रोलियम के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक है, पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म ये क्या है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक है, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन सी सहकारी बैंक है या फिर ऑप्शन डी अग्रणी बैंक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है समुद्र के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ऑप्शन सी तटरेखा में परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम ये तीनों हो सकते हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन, ये तीनों हो सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है?
निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी पर्णिल चींटीखोर, ऑप्शन सी हेल या फिर ऑप्शन डी कंटीला चींटीखोर। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन डी कंटीला चींटीखोर सही हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? कंटीला चींटीखोर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे कार्य करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, ऑप्शन बी केवल दिष्ट धारा से, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी किसी भी सिग्नल से। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन ए केवल प्रत्यावर्ती धारा से, मतलब केवल एसी धारा से ही काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चारागाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ पे कहा जाता है? क्वेश्चन है हमारा, चारागाह को पंपास कहाँ पर कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है। ऑप्शन ए हैंगिंग गार्डन्स जो कि मुंबई में है, ऑप्शन बी ईडन गार्डन्स जो कि कोलकाता में है, ऑप्शन सी वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर में है, ऑप्शन डी खुसरो गार्डन। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी ईडन गार्डन जो कि यहाँ पे लिखा है कोलकाता में है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? ईडन गार्डन, ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे बुक दिया हुआ है और उसके राइटर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नयनतारा सहगल, ऑप्शन बी अरविंद अडिग, या फिर ऑप्शन सी विक्रम सेठ, या फिर ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन डी बराक ओबामा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम्स में आ भी सकता है। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती? यहाँ पे 2-4 केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसमें से पूछा गया है किससे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हमारा पहला ऑप्शन है जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी द्रव वायु का प्रभाजी आसवन, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन, इससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? इसमें मिश्र धातुओं की विशेषता जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है यौगिक, सेकेंड ऑप्शन है मिश्रण, थर्ड ऑप्शन है विलयन, या फिर फोर्थ ऑप्शन समघात निकाय, जिसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा?
इसका हमारा ऑप्शन ए यौगिक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। पहला है फिटकरी, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है चूना, या फिर चौथा पोटेशियम परमैंगनेट। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम जल में मिला दें तो उसकी जो स्थायी कठोरता है उसको हम समाप्त कर सकते हैं, मतलब कठोर जल को हम मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। इसमें हमें फुल फॉर्म बताना है पीडीए का। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन बी पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन सी पर्सनल डाटा अथॉरिटी, ऑप्शन डी पर्सनल डाटा एरे। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है बरगद का वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है नारियल का वृक्ष, या फिर चौथा ऑप्शन चंदन का वृक्ष। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है, पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है बिहार, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी पंजाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। पहला ऑप्शन है गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, हमें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। हमारा पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, या फिर चौथा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। और पहला फैक्ट्री अधिनियम कहाँ पारित किया गया था, सूरत में पारित किया गया था। कहाँ पे पारित किया गया था, सूरत में पारित किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली।
एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ठीक है, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी शेर शाह। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? पहला ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ की नींव किसने सिख गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से क्वेश्चन को। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है धर्मत का युद्ध, ऑप्शन बी सामूगढ़ का युद्ध, ऑप्शन सी देवराई का युद्ध, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सामूगढ़ का युद्ध ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या फिर ऑप्शन डी धरातल। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन डी धरातल ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भाग धरातल पर होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रत्यक्ष संपर्क के किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सुदूर संवेदन या फिर सेंसिंग जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी सुदूर नियंत्रण, ऑप्शन सी सुदूर अभिगमन जिसे रिमोट एक्सेसिंग भी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी अंतरिक्ष शटल। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए सुदूर संवेदन जिसे सेंसिंग कहा जाता है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? हमारा पहला ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, या फिर ऑप्शन डी समतल उत्तल। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए अवतल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
25 क्वेश्चन। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर को जोड़ता है, स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? पहला है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन या फिर चौथा टैन। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी मैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? एक बार और देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी कोयला या फिर ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी कोयला ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयला कौन सी जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मैसूर में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन है कोटा में या फिर चौथा ऑप्शन हैदराबाद में। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए मैसूर में। कृष्णराज सागर कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? क्वेश्चन है हमारा दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1984 में। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी 1972 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 में आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, बाबरनामा संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, चंगेज़ खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी अकबर बनाम हेमू। ये क्वेश्चन है कि मतलब बाबर बनाम संग्राम सिंह जो युद्ध हुए थे बाबर का संग्राम सिंह से, शेरशाह का हुमायूं से या फिर अकबर का हेमू। तो इसमें पूछा है कि किसका कौन से ऐसे दो लोग हैं जो इनका युद्ध आपस में नहीं हुआ था। ठीक है, तो बताएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी चंगेज़ खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों का युद्ध आपस में नहीं हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पर्वतों की उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? ठीक है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? या तो हमारा पहला ऑप्शन है शिखर, ऑप्शन बी टिब्बा, ऑप्शन सी पठार या फिर ऑप्शन डी दर्रा। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन डी दर्रा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भारत, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम भारत, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व भारत या फिर ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भारत, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। ये बहुत आसान सवाल है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? ऑप्शन ए संवहनी धारा, ऑप्शन बी समुद्री हवाओं, ऑप्शन सी चक्रवातीय गतिविधि, या फिर ऑप्शन डी पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी चक्रवातीय गतिविधि, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मालदीव। तो जल्दी से बताएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये पाक स्ट्रेट हमारा किसके बीच में स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे, जो कि कहाँ पे? सिकंदरा में है, को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोकुला, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी चूड़ामणि, ऑप्शन डी बदन सिंह। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी राजा राम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा राम ने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा उसके कब्र को खोदकर जला दिया। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ, कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? राइटर बताना है हमें। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन डी वैलेंटाइन शिरोल। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी वैलेंटाइन शिरोल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन कौन रहा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? पहला ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका हमारा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इससे करंट अफेयर बनता है कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो अब तक के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे, तो वो कौन से नंबर पे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो वो अब तक के चौथे नंबर पे हैं। वो चौथे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री हैं।
ठीक है। और अगर पूछा जाए गैर कांग्रेसी, तब वो नंबर 1 पे है। नंबर 1 प्रधानमंत्री है जो कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 38, चाणक्य का अन्य नाम था। में चाणक्य का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, या फिर ऑप्शन डी विशाख दत्त। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 39, ग्रीन चैनल है एक। अब पूछा है ग्रीन चैनल क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दूरदर्शन चैनल, ऑप्शन बी आकाशवाणी चैनल, ऑप्शन डी सी डाक सेवा, या फिर ऑप्शन डी टेलीफोन सेवा। तो जल्दी से बताएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी डाक सेवा। ग्रीन चैनल क्या है, डाक सेवा है। अच्छा, इससे भी एक करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है। तो बिल्कुल ये हमारे अपने भारत में स्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, भारत में स्थित है। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी शीशा, या फिर ऑप्शन डी कैडमियम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीसा है जिसकी वजह से बड़े शहरों की वायु जो क्या है, प्रदूषित होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया है तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। ठीक है, और यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी टेट या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CCC हुआ, ओ लेवल हुआ, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।